स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बात होती है 1961 21 मार्च का दिन था जब ईरान के कौम शहर में, एक बहुत रिलीजियस शहर है, वहाँ पे मोहसिन फ़खरीज़ादे का जन्म होता है। ये जो शख्स था, एक बहुत ही रिलीजियस परिवार में इसका जन्म हुआ। 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, आप सभी को पता होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया भी है। फ़खरीज़ादे ने यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं IRGC, उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे IRGC को ज्वाइन करने के बाद में इसने अपनी पढ़ाई में भी आगे काम करना शुरू किया था। बताया जाता है 1987 में उसने शहीद बेहस्ती यूनिवर्सिटी से अपना BSc जो था वो कंप्लीट किया न्यूक्लियर फिज़िक्स में, और उसके बाद अपने मास्टर्स के लिए इनफैक्ट PhD भी उसने कंप्लीट की इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे पहुँच जाता है और इसने जो पढ़ाई की थी वो स्पेसिफिकली की थी उसने न्यूक्लियर रेडिएशन के अंदर, कॉस्मिक रेज के अंदर। तो यहाँ पे उसने अपनी PhD बेसिकली कॉस्मिक रेज में कंप्लीट की है। पढ़ाई पूरी हुई, IRGC को ज्वाइन पहले ही कर चुका था। 1991 में बताया जाता है, क्योंकि जब ये पहले अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, इस समय पर ही ईरान के जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और लोग हैं, उनकी नज़र इस पर पड़ी, सरकार की नज़र पड़ी, और यहीं से इसे सिलेक्ट कर लिया गया था। दरअसल 1991 से उसने इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, फिज़िक्स के प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। ये दरअसल उसकी एक कवर स्टोरी थी। असल में वो यहीं से, इसी समय से ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के ऊपर काम करने लगा था। उसका एक की फिगर बन गया था, उसको सिलेक्ट कर लिया गया था इस काम के लिए। मोहसिन फ़खरीज़ादे का काम इतना ज़्यादा सीक्रेटिव था कि कहते हैं उसकी फैमिली को, इनफैक्ट उसके बच्चों को और वाइफ को भी उसके एग्जैक्ट काम के बारे में नहीं पता था। उनको ये खबर थी कि वो ईरान की सरकार के साथ में काम करता है, ये नहीं पता था कि वो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम कर रहा है। साल 2000 के बाद में फ़खरीज़ादे का नाम इज़राइल और US के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सर्कल में घूमने लगा। इनफैक्ट वो उनके रडार पर आ चुका था, और इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो उस समय पर 1989 में जो एक प्लान, एक तरह से प्लान अमाड, जिसको बाद में प्रोजेक्ट अमाड भी नाम दिया गया, ईरान का एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको उसका कोर था प्रोजेक्ट अमाड, तो उसको लीड कर रहा था फ़खरीज़ादे, और इस वजह से वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो रडार थे उन पर आ चुका था। बताया ये गया ईरान के द्वारा कि जो बाकी प्रेशर जब दुनिया का पड़ा तो ईरान ने 2003 में प्रोजेक्ट अमाड को बंद कर दिया है। लेकिन इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जो थी, वो ये मानती थी कि फ़खरीज़ादे अभी भी अमाड प्लान के ऊपर, प्रोजेक्ट अमाड के ऊपर सीक्रेटली काम कर रहा है, और ईरान लगातार उसे सपोर्ट भी कर रहा है। यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो ये चीज़ें सामने आई कि उसका काम जो था वो एक्सपेंड होता जा रहा था। फ़खरीज़ादे दरअसल सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं करता था, उसको तो लीड करता ही था, वो ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर, और ख़ासकर ड्रोन प्रोग्राम्स जो थे, सीक्रेट ड्रोन प्रोग्राम्स, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन पर भी लगातार काम कर रहा था। एक बहुत ही माइंडेड, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। नॉर्थ कोरिया भी उसने विज़िट किया, ये भी रिपोर्ट सामने आई, उसने नॉर्थ कोरिया विज़िट किया, वहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन के लिए बातचीत की। फ़खरीज़ादे की जो स्पेसिफिकली अगर आप उसकी पोजीशन को देखें ईरान के अंदर, तो वो ऐसी थी कि वो साइंटिस्ट तो था ही, लेकिन उसको IRGC का जनरल भी बना दिया गया था। वो IRGC का जनरल था, एक साइंटिस्ट था, और यही पोजीशन उसकी बहुत ही डेंजरस और कहा जाए कि पावरफुल सामने दिखती थी। उसको एक ऐसा एसेट बनाती थी ईरान का जो कि कभी भी इजराइल को डैमेज कर सकता है। ये वो समय आ चुका था जब 2004 के बाद से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर लगातार अटैक करने शुरू कर दिए थे, और इनके 3 अलग अलग टैक्टिक्स होते थे इसमें। पहला सैबोटाज करना, दूसरा साइबर अटैक करना, और तीसरा था टारगेट असैसिनेशंस करना। 2004 के बाद ये देखा गया कि कई बार न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान के मोसाद ने टारगेट किया है। 2007 में अगर आप देखें तो एक साइंटिस्ट था, उसको पॉइजन दे दिया गया था, उससे उसको मारा गया। 2010 में एक मोटरसाइकिल असैसिन को भेजकर कार के पास में एक बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था कार के अंदर, तो वहाँ पे विस्फोट हुआ, एक और साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया। और 2010 से तो 2012 के बीच में, इन 2-3 सालों के अंदर ही आप ये देखिए कि हिट एंड रन स्टाइल में काफ़ी सारे असैसिनेशंस किए हैं मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के। एक बार ऐसा भी असैसिनेशन हुआ जब एक साइंटिस्ट के साथ उसकी 16 मेंबर्स की जो टीम थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया था। अब आपको लग रहा होगा कि जब इतने सारे साइंटिस्ट को लगातार मोसाद ने टारगेट किया तो फ़खरीज़ादे को क्यों नहीं किया। फ़खरीज़ादे के ऊपर दरअसल 2007 से ही मोसाद की नज़र थी। इनफैक्ट उसका नाम बहुत पहले से इंटेलिजेंस सर्कल में चल रहा था। 2007 से उसके ऊपर नज़र थी, और 2009 में तो एक बार उस पर अटैम्प्ट भी किया गया। प्रॉपर प्लान था मोसाद के पास में उसको ख़त्म करने का, लेकिन यहाँ पे एंड टाइम पर, एंड मौके पर वो जो प्लान था उसको ख़त्म किया जाता है, क्योंकि मोसाद को ये समझ आ गया था कि ये कहीं ना कहीं ईरान का एक ट्रैप है। उनको इस पर
जानबूझकर वहाँ पे बुलाया जा रहा है जिससे कि उन्हें पकड़ के वहाँ पे ख़त्म किया जा सके, उनके एजेंट्स को मारा जा सके। ये सारी चीज़ें हुई तो फ़खरीज़ादे यहाँ से बच के एक तरह से निकल गया, या ये कहें कि अभी ये सब चीज़ें लिखी नहीं थी। फ़खरीज़ादे जो था उसके लिए मोसाद को एक अलग प्रॉपर फुल फ्लेज ऐसा प्लान चाहिए था, एक फुल प्रूफ ऐसा प्लान चाहिए था जिसमें ना ही मोसाद के साइंटिस्ट जो असैसिनेशन जो करने जाएंगे वो लोग पकड़े जाएं, ना ही ईरान को ये पता चले कि ये मोसाद का काम है, और इस तरह का प्लान हो जिसमें वर्ल्ड का जो प्रेशर है वो भी इजराइल के ऊपर ना पड़े। ये सारी चीज़ें करनी इसलिए ज़रूरी थी और मोसाद को इतनी फ़ाइट इसलिए करनी पड़ी थी इसको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। फ़खरीज़ादे को ईरान ने बहुत टाइट सिक्योरिटी दी थी, हमेशा उसका एक आर्म्ड कॉन्वॉय चलता था उसके साथ में, कई 3 से 4 गाड़ियाँ उसके साथ हमेशा रहती थी जब भी वो ट्रैवल करता था बाहर, और यही सारी मुसीबतें बनी हुई थी मोसाद के लिए। अब साल आता है 2018। 18 अप्रैल 2018 को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की गई थी, हमने आपको इसका डिटेल एक एपिसोड बताया है। दरअसल हुआ ये था कि इजराइल की एक पूरी सीक्रेट टीम ने मोसाद की एक ऑपरेशन किया था जिसके तहत ईरान में जाके एक सेफ हाउस से सारे के सारे जो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन पर अभी भी काम कर रहा है, इसके डॉक्यूमेंट्स को चुरा कर इजराइल की मोसाद लाई थी, और उसके बाद दुनिया भर के सामने ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे। तो यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऐलान किया कि देखिए ईरान अभी भी सबसे दुनिया से छुपाकर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर अपने काम कर रहा है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो भी वहाँ पे दिखाए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने एक नाम पर बहुत ज़्यादा जोर डाला था उन्होंने, और ये कहा था वो नाम लेते हुए कि रिमेंबर दैट नेम मोहसिन फ़खरीज़ादे। यही वो नाम है जो कि ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, लीड कर रहा है, प्रोजेक्ट अमाड अभी भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें जब थी उसका नाम जब फ़खरीज़ादे का बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया तो ये एक तरह से ओपन वार्निंग की तरह देखा गया, और इसके बाद ही, इस रेवलेशन के बाद ही ईरान ने फ़खरीज़ादे की जो सिक्योरिटी जो अभी टाइट थी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसको और ज़्यादा मजबूत बना लिया। उसके बॉडीगार्ड्स में अलीट अंसार यूनिट के जो गार्ड्स थे उनको रखा गया ईरान के अंदर, हेविली आर्म्ड गार्ड्स को रखा गया, साथ ही साथ में वेल ट्रेंड थे वो सारे के सारे, स्किल्ड थे बहुत ज़्यादा, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के साथ बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना जानते थे, उसकी कन्वर्सेशन हमेशा एनक्रिप्टेड रहती थी। कॉन्वॉय में उसके जो 3 गाड़ियाँ होती थी उसको 7 गाड़ियों तक कर दिया गया, 4 से 7 गाड़ियाँ हमेशा उसके साथ में रहती थी। रूट्स जो थे और उसके निकलने की कहीं से टाइमिंग, कहीं पहुँचने की टाइमिंग, उनको फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाता था, कई बार बदला जाता था। तो ईरान तो अपने साइंटिस्ट का पूरी तरह से ध्यान रख रहा था यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैक ना हो पाए, कभी उसको कोई टारगेट ना कर पाए। लेकिन फ़खरीज़ादे जो था उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। दरअसल फ़खरीज़ादे अपनी नॉर्मल लाइफ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता था। वो एक इस तरह का शख्स था जिसे पर्शियन पोइट्रीज़ पढ़ना पसंद था, अपनी फैमिली के साथ वो बीच पर टाइम बिताना पसंद करता था। उसके जो अब्साड में आउट हाउस बने हुए थे अलग अलग, जहाँ पे अब्साड एक ऐसी जगह है ईरान के अंदर जहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े टॉप ऑफिसर्स हैं, ईरान के बड़े लोग हैं कुल मिलाकर कहा जाए, तो उनके रिलैक्स होम जो हैं वो बने हुए हैं, और वो लोग वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए हर अगले हफ्ते चले जाते हैं। सेम इस तरह की चीज़ फ़खरीज़ादे के साथ में भी थी। तो वो अपनी फैमिली के साथ बीच के पास में टाइम स्पेंड करना पसंद करता था, कंट्री साइड में ड्राइव करना पसंद करता था, और इनफैक्ट उसके संग एक सबसे दिक्कत वाली चीज़ ये थी कि उसको सिक्योरिटी टीम मिली थी, आर्मर्ड व्हीकल्स मिले थे, लेकिन वो फिर भी कई बार अपनी खुद की पर्सनल जो गाड़ी थी उसको ड्राइव करके आगे निकल जाता था। तो अब एक तरफ ये सारी चीज़ें फ़खरीज़ादे के साथ थी, लेकिन वो अभी भी रडार पर लगा हुआ था। 2020 आता है, 1-2 साल निकलते हैं यहाँ से, समय आगे बढ़ा, 2020 आया। मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन ने अर्ली 2020 में फरवरी के महीने के आसपास की बात बताई जाती है। मोसाद डायरेक्टर योसी कोहेन उन्होंने एक मीटिंग की अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ में, और ये बताते हैं कि इस मीटिंग में प्रेसिडेंट भी थे यूएस के, साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो भी थे, CIA की डायरेक्टर गियाना हेस्पेल भी यहाँ पे मौजूद थी इसमें। और ये जो मीटिंग्स थी कहीं ना कहीं इसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि फ़खरीज़ादे इज़ ऑन रडार, और वो रडार पर है और अब उसको टारगेट किया जाएगा। ये सब इसलिए भी किया गया, सामने कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि फ़खरीज़ादे के असैसिनेशन से पहले ये सब जब पूरा प्लान किया है, मीटिंग की है, इसके जस्ट कुछ ही दिन पहले यूएस ने एक ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में मारा था, और इस पर जो ईरान का रिस्पांस आना चाहिए था उतना बड़ा रिस्पांस आया नहीं, बहुत ही माइल्ड रिस्पांस रहा था। यहाँ पे यूएस और इजराइल को ये लगा कि अब फ़खरीज़ादे को टारगेट करने का ये एकदम परफेक्ट मौका है, परफेक्ट समय है। लेकिन अभी भी मोसाद के पास अब हरी झंडी तो मिल चुकी थी, लेकिन मोसाद को अभी भी जो चैलेंजेस थे वो सबसे बड़े यही थे कि उसकी टाइट सिक्योरिटी को बाईपास कैसे किया जाएगा।
ये बात सामने थी। देखिए, क्योंकि ना यहाँ पे ये मोटरसाइकिल अटैक्स कर सकते थे, इन्होंने सारी चीज़ें सोची। मोटरसाइकिल अटैक जो पहले कर चुके थे वो नहीं कर सकते थे, यहाँ पे कॉन्वॉय हमेशा अलर्ट पर रहता था। इसके अलावा जो बॉम्ब या स्नाइपर अटैक है वो भी इस बार नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्की था और जो गन फाइट थी वो होती तो मोसाद के जो एजेंट्स थे वो यहाँ पकड़े जाते, उनको मारा जाता, एग्जीक्यूट किया जाता, दुनिया के सामने दिखाया जाता। तो फाइनली यहाँ पे मोसाद ने इस बार एक ऐसा प्लान किया जो अब तक पूरे इतिहास में दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था, और इनफैक्ट जिसके बारे में एक दफ़ा जो बहुत बड़े लेजेंड साइंटिस्ट रहे स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने ये भी कहा था कि मिलिट्री में एआई का यूज़ बैन कर देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक और घातक हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे इस बार मोसाद करने वाला था। मोसाद ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान किया, और ये प्लान था कि एक एआई पावर्ड गन बनाई जाएगी, एक एआई पावर्ड रोबोटिक मशीन गन, जिसका इस असैसिनेशन में फखरीज़ादे को मारने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, आगे आपको बताएं कि आखिर ये वेपन था कैसा, किस तरह से फखरीज़ादे को असैसिनेट किया गया एक फुल फ्लेज प्लानिंग के साथ में 1600 किलोमीटर दूरी से। इसके पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी आई की हमेशा से आपकी इस जर्नी को, तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हमारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं ये लेटेस्ट क्लासेज हैं, बैचेस जल्दी शुरू होने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में जब आपको एक प्राइस दिखेगा, उस प्राइस पे सबसे बड़ा डिस्काउंट आप पाएंगे वीजे लाइव कोड के साथ। यह आपका कोड है, इसे याद रखिएगा। वीजे लाइव कोड लगाते ही सबसे बड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा ही। अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो ये जो वेपन था जिसका यूज़ अब मोसाद करने वाला था, ये दरअसल एक बेल्जियन मेड FN मैग मशीन गन थी। एक ऐसी मशीन गन जिसे एक एडवांस रोबोटिक इक्विपमेंट के साथ, एक अपैरेटस के साथ में कनेक्ट किया गया था, उसके साथ फिक्स किया गया था, अटैच किया गया था। ये वेपन जो था ओवरऑल टोटल इसका अगर वेट देखें तो 1 टन का था। 1 टन का पूरा वेपन था, इसलिए बहुत बड़ा भी था। तो इसको स्मॉल पार्ट्स में, क्योंकि अब इजराइल से ईरान पहुंचाना है, पहले इसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ा गया, ख़त्म, मतलब उसको एक तरह से उसके पार्ट्स ऐसे बनाए गए थे कि वो दोबारा असेंबल हो सकते थे। उनको पहले पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, उसके बाद उसे ईरान में स्मगल कराया गया। ये पूरी गन जिसको बना लिया गया था, एक एआई मशीन रोबोटिक गन, तो इसको यहाँ पहले ब्रेक किया, उसके बाद में उसको स्मगल किया ईरान में, और फिर ईरान में एक सेफ़ हाउस में मोसाद के, वहाँ पे इन पार्ट्स को दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है। अब ये जो एआई गन थी ये अब तैयार थी पूरी तरह से। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक इस तरह के व्हीकल को देखा जो कि ईरान में बहुत आम हो, कॉमन हो, जिस पर लोगों की ज़्यादा नज़र ना पड़े। जो सबसे कॉमन चीज़ होती है उस पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती। वेपन जो था इस पूरी एआई मशीन गन को एक निसान ज़ामियाड ट्रक के ऊपर, एक मिनी ट्रक होता है, पिकअप के लिए आता है, जैसे हमारे यहाँ जो कई सारी ऐसी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने के लिए, तो वैसे ही ईरान के अंदर निसान के ज़ामियाड जो पिकअप ट्रक्स हैं वो बहुत चलते हैं, बहुत कॉमन है। ऐसे ही एक नीले कलर के निसान ज़ामियाड ट्रक के ऊपर अंदर बेसिकली पीछे की तरफ से वो खुला हुआ होता है, तो उस ट्रक के ऊपर इस मशीन गन को उसके अंदर फिट किया गया। अच्छा, और क्योंकि ये दिखे नहीं किसी को भी, तो उसके ऊपर से उसको छुपाने के लिए टारपोलिन्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो था उससे उस ट्रक को पीछे का हिस्से को भर दिया। उसमें कहीं ना कहीं इस छोटी सी एक जो उसका मेन आगे का नली थी उस गन की, वो वहाँ पे दिखती थी, और वहाँ पे उसको पूरी तरह से छुपा दिया गया था और फिट कर दिया गया था। ये सब मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के अंदर किया, अपने सेफ हाउस के अंदर। आपको ये बता दें कि इस पूरे ज़ामियाड ट्रक में जो ये गन रखी हुई थी, इसमें मल्टीपल कैमरास भी लगे थे, अलग अलग छोटे छोटे कैमरास थे इसमें। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये एक्टिव थी, प्रॉपर उसको सपोर्ट करती थी। तो अगर कोई एजेंट मोसाद का बाहर कहीं बहुत सैकड़ों मील दूर अगर बैठ के भी इसको ऑपरेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और तीसरी चीज़ थी कि एआई बेस्ड ट्रेनिंग जो थी, जो टारगेटिंग सिस्टम था, वो यहाँ पे इसमें प्रॉपरली इंस्टॉल किया गया था। ऐसा एआई बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम था कि जो फेस रिकॉग्नाइज कर सकता था। अगर वहाँ पे उन्होंने उसमें कमांड दिया हुआ है कि ये फखरीज़ादे का फेस है और इस तरह का वो दिखता है, तो वो उसी को टारगेट करेगा, वो फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है। उससे आप मैनुअली भी फेस रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। तो ये पूरी एक तरह से मशीन गन इन्होंने तैयार कर ली थी। अच्छा, फखरीज़ादे को आइडेंटिफाई भी कर सकता था। इसके अलावा इस ट्रक के अंदर, इस मिनी ट्रक के अंदर इन्होंने एक्सप्लोसिव, कई सारे ऐसे एक्सप्लोसिव रखे हुए थे, जिससे कि जब इनका ऑपरेशन पूरा होगा तो यहाँ पे एक ब्लास्ट किया जाएगा, उस मशीन डिवाइस को भी, उस एआई गन को भी, और उस पूरे ट्रक को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी एविडेंस ईरान के पास में ना बचे। सोच सकते हैं आप किस तरह की प्लानिंग थी।
यहाँ पे सारे एजेंट जो थे मोसाद के लगातार पहुँच चुके थे ईरान के अंदर। अच्छा, ये जो वेपन था, इसको रिमोट कंट्रोल वेपन ये था पूरी तरह से, अब आप समझ चुके हैं, लेकिन इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसको जब पहले इन लोगों ने, इनके एजेंट्स ने ट्राई करके देखा था कि आखिर ये ऑपरेट कैसे करेगी, इसको चलाया कैसे जाएगा, तो ये सामने आया कि उस मशीन गन को जब भी चलाया जाता है, जब उसमें से एक गोली निकलती है तो हर शॉट के बाद वो रिकॉइल करते टाइम पे अपना एम जो है उसको शिफ्ट करती है। अगर आपने एक तरफ एम रखा हुआ है और एक बार अपनी गोली चलाई तो वो ज़रूर शिफ्ट होगा। दूसरी चीज़ उनके लिए मुश्किल ये थी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो 1.6 सेकंड का उसमें डिले देखा जा रहा था। यानी इतना डिले बहुत है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो 1.6 सेकंड का ये डिले यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखा गया। इस वजह से यहाँ पे जो एआई सिस्टम था उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। किस तरह से कि उसको स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया इनके द्वारा, मोसाद के एजेंट्स के द्वारा, कि वो जिससे कि जो डिले और रिकॉइल है, जो ये डिफरेंस आ रहा है, इसको कार की स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। अगर 1.6 सेकंड का डिले एक पॉइंट पर आया है तो अगले पॉइंट पर वो अपने आप टारगेट उतनी आगे के डिस्टेंस पे करेगा उस ऑब्जेक्ट के, उस टारगेट के ऊपर, जब तक वो इतनी स्पीड से, जो कार है या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो कितना आगे बढ़ा होगा। तो ये मैथमेटिक्स, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगाई गई थी और ये सारी चीज़ें करने के बाद में ये जो वेपन था वो तो पूरी तरह से तैयार था। अच्छा, इसके अलावा मोसाद के एजेंट्स ने क्या किया था कि क्योंकि उनके पास में ये खबरें पूरी थी कि अबसाड के अंदर ईरान में ये जो फ़खरीज़ादे है वो अपने एक आउट हाउस में जाता है, यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए जाता है अपनी फैमिली के साथ में। तो वहाँ पे उन्होंने उसके आउट हाउस के पास में ही एक टर्न आता था, एक यू टर्न था, वहाँ पे एक एक खाली जो कार थी उसको वहाँ खड़ा किया। उस कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील नहीं था उसको चलाया नहीं जा सकता था, तो उसको खड़ा वहाँ पे रखा गया। और क्यों वहाँ पे इस जगह पे रखा गया था? जिससे कि वहाँ से एक क्लियर व्यू मिलता था। उस कार के अंदर भी कुछ कैमरास लगाए गए थे जो कि सर्विलांस के लिए थे, तो वहाँ से क्लियर व्यू मिलता था। जब भी कोई कॉन्वॉय निकलेगा, किसी का भी, इनफेक्ट किसी की भी गाड़ी निकले वहाँ से, तो उसका क्लियर व्यू मिलता था। फ़खरीज़ादे का कॉन्वॉय जब भी निकलता था तो उसको भी वहाँ कैप्चर किया जा सकता था। तो प्लान पूरा रेडी था, सारी चीज़ें तैयार थीं। और अब दिन आता है 27 नवंबर 2020 का। ये वो दिन था जब, शुक्रवार का दिन, सुबह अपने जो रूटीन था फ़खरीज़ादे का, वो अपने रूटीन पर उठा। उसके बाद उसने इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो थी वो पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर के बाद में वो अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को कहता है, अपनी टीम को कहता है कि आज वो कई जगह जाने वाला है, अलग अलग जगह। लेकिन उसकी सिक्योरिटी टीम ने उसको उसी दिन पे कहा था कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि वार्निंग है, ऊपर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि थ्रेट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। पर फ़खरीज़ादे माना नहीं। उसने कहा कि वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट उसकी मीटिंग्स हैं, वो अपने आउट हाउस में भी जाएगा अबसाड में, और दूसरी चीज़ उसको अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर भी देना है, तो इस वजह से वो निकलना उसका ज़रूरी है। ये दिन शुरू हुआ दोपहर के करीबन 1 बजे के आसपास की बात है। फ़खरीज़ादे, हमेशा उसको कहा जाता था कि वो आर्मर्ड जो व्हीकल मिले हैं, जो ड्राइवर है, जो प्रॉपर सिक्योरिटी है, उनकी गाड़ी में ट्रैवल करे। लेकिन उसने आज, क्योंकि वो अबसाड जाने वाला था, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाने वाला था, तो उसने अपनी काली कलर की निसान टियाना, जो सेडान उसकी कार थी, उसको यहाँ पर निकाला। उसमें ट्रैवल करना शुरू करता है अपनी वाइफ के साथ। और इसके बाद फ़खरीज़ादे अबसाद में अपने वीकेंड विला की तरफ निकल जाता है अपनी वाइफ के साथ। ये सारी चीज़ें हुई। अबसाड के बारे में हमने आपको बताया, तेहरान से 70 किलोमीटर करीबन दूरी पर है। कई अलीट जो लोग हैं ईरान के, उनके यहाँ पे सेकंड होम रहते हैं, वो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये देखा जाए कि ये कोविड-19 का समय था। आप सब अगर इस डेट को ध्यान से देखें, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक था, रोड जो थी, वो बहुत ही, उन पे मतलब लोग ना के बराबर थे, पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली देखी गई थी मोसाद के द्वारा भी, और ये भी टारगेट इसको इसलिए किया भी गया था। क्या फ़खरीज़ादे का जो कॉन्वॉय था, जो उसके साथ में चल रहा था आगे, उसमें 4 टोटल गाड़ियाँ थी। एक तो पहली जो लीड सेफ्टी कार थी, वो सबसे आगे चलती थी। उसके पीछे फ़खरीज़ादे की खुद की सेडान जो कार थी, टियाना, निसान टियाना, वो चलती थी। उसके बाद पीछे 2 और आर्मर्ड व्हीकल चलते थे, जिसमें कुल मिला के 11 सिक्योरिटी बॉडीगार्ड जो थे वो यहाँ पे शामिल थे। तो ये ओवरऑल उसका काफ़िला था। जब ये कॉन्वॉय फ़िरोज़कोह रोड पर पहुँचता है तो यहाँ पे पूरा कॉन्वॉय एक बार रुका। जो सबसे आगे वाली गाड़ी थी वो आगे बढ़ जाती है पूरे विला को चेक करने के लिए, उस पूरे एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे कोई है तो नहीं। तो टीम जो थी वो आगे बढ़ी। जैसे ये टीम आगे बढ़ी तो सेकंड जो गाड़ी थी वो फ़खरीज़ादे की थी, उसकी गाड़ी एक्सपोज हो चुकी थी। यहीं पर ये फ़िरोज़कोह जो रोड थी, इस पर ही खड़ा था वो ट्रक, जो वो मिनी ट्रक, ज़ामिया ट्रक, जो जिसमें वो वेपन जो था, एआई वेपन, उसको फिट करके रखा था मोसाद ने। दूसरी चीज़ ये भी थी कि मोसाद के जो पूरे एजेंट्स थे वो 1600 किलोमीटर दूर से इस पूरे ट्रक के अंदर रखे हुए उस वेपन को ऑपरेट कर सकते थे, वो गोलियां वहाँ से चला सकते थे।
लगभग 3:30 बजे के आसपास की बात बताई जाती है जब हरी झंडी मिली सामने सिक्योरिटी टीम से, फखरीज़ादे की कार आगे बढ़ना शुरू होती है। यहाँ पे एक स्पीड बम्पर था जिसकी वजह से उसकी कार और वो जो कॉन्वॉय था वो वहाँ पे स्लो डाउन होता है, उसकी स्पीड कम होती है। और यही वो पॉइंट था जिसका इंतज़ार वो AI सिस्टम फेशियल रिकॉग्निशन करने के बाद कर रहा था। उन्होंने ये देख लिया था कि फखरीज़ादे सबसे आगे अपनी गाड़ी चला रहा है, उसके साथ में उसकी एक वाइफ बैठी हुई है, और उसके बाद में ये कंफर्म था कि फखरीज़ादे इस कार में हैं और अब फायर किया जाएगा। AI वेपन ने जैसे ही रिमोट कंट्रोल जो मशीन गन थी उसने अपना पहला बर्स्ट दिया है, वो जो गोलियां थीं वो सीधे जाके कार के फ्रंट में जो विंडशील्ड थी उसके नीचे की साइड में लगती हैं। कार यहाँ से थोड़ी हिली क्योंकि अब गोलियां लगी हैं, विंडशील्ड टूटी हुई है, तो इस वजह से कार अचानक से हिलती है। जैसे ही कोई ये समझ पाता, फखरीज़ादे क्योंकि खुद भी कंफ्यूज हो गया कि अचानक उसको पता चल गया था कि हमला हुआ है, वो कार से उसने निकलने की कोशिश की। अपने गेट को उसने, जो गेट था कार का उसकी साइड का, वो खोला और यहाँ से धीरे से क्राउच करते हुए पीछे वो जाना चाहता था कि कार के पीछे जाके छुप जाएगा। लेकिन यहाँ से उस AI सिस्टम ने, उस AI गन ने एक बार फिर से खुद को एडजस्ट किया। दूसरी बार जो दूसरा बर्स्ट दिया उसमें जो 3 बुलेट्स थीं, क्योंकि फखरीज़ादे निकल गया था बाहर, वो उसके कंधे के ऊपर लगती है। उसमें से 1 बुलेट कंधे पर लगी, 2 बुलेट फिर से मिसफायर हुई। लेकिन तीसरी बार जैसे ही वो पूरी तरह से कार से बाहर एक्सपोज हो चुका था, वो बाहर रेंग रहा था, नीचे निकल रहा था, तीसरा जो बर्स्ट था वो इतनी बुरी तरह और भयानक था उस AI मशीन गन का कि उसने करीबन जितनी गोलियां थीं वो सारी फखरीज़ादे की बॉडी को भेदते हुए उसके पार हो जाती हैं और फखरीज़ादे यहाँ पूरी तरह से ज़मीन पर गिर जाता है। देखा यह गया कि करीबन 13 से 15 बुलेट उसकी बॉडी में लगी थी इस समय पर। फखरीज़ादे रोड पर गिरा। उसकी वाइफ जो थी वो उससे महज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, जो प्रॉपरली जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया जाता है। आप ये देखिए कि डायरेक्टली से फखरीज़ादे को टारगेट किया जा रहा था। इतना प्रिसीजन जो शूटिंग थी वो AI मशीन गन कर रही थी। उसकी वाइफ को एक भी गोली नहीं लगी, फखरीज़ादे को सारी गोली लगी। और उसने अपने लास्ट मोमेंट में अपनी वाइफ को यही कहा था जब वो गिर गया था कि ये मुझे मारना चाहते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद ऑपरेशन जो था वो 60 सेकेंड टोटल इसने लिए थे। जब फखरीज़ादे को देखा गया, टारगेट किया गया, फेस रिकॉग्निशन करने के बाद एलिमिनेट किया गया, 60 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट हुआ। जो ट्रक था हमने आपको बताया था, उसमें इन्होंने एक्सप्लोसिव भर के रखे थे मोसाद ने उसको, जिससे इनका एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ। तो यहाँ पे वो एक्सप्लोसिव फटे, लेकिन धमाका हुआ तेज़ अचानक से, लेकिन वो जो ट्रक था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जिसके बाद में वहाँ पे जब ईरान के इन्वेस्टिगेटर्स पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये एक AI मशीन गन से किया गया है, कोई भी शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी भी इंसान ने ये नहीं किया है, ये AI से कराया गया है। यहाँ पे फखरीज़ादे का जब बेटा पहुँचा उस क्राइम सीन के ऊपर, हामिद, तो उसने ये कहा था, उसके जो वर्ड्स थे, उसने कहा कि ये कोई सिंपल अटैक नहीं था, ये एक वॉर जोन है। यहाँ पे इजराइल ने इस बार ईरान के ऊपर वॉर डिक्लेयर की एक तरह से फखरीज़ादे को मार के। खैर फखरीज़ादे को हेलीकॉप्टर से, उसको क्योंकि थोड़ा आस थी ईरान को कि ये बच सकते हैं, उसको हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया जाता है। लेकिन रास्ते में ही बताते हैं कि इस स्पाइन कॉर्ड में उसके काफ़ी ज़्यादा गोलियां लगी थी, इंजरीज थी, और उसकी वजह से उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। ईरान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की ऐसी डेथ होना और ये सारी चीज़ें होना, कहीं ना कहीं उसकी खुद की गलतियां भी इसमें थीं, जो उसने अपनी सिक्योरिटी की बात नहीं मानी। यहाँ पे ईरान की फ़ोर्स ने इमीडिएटली तेहरान के अंदर तमाम सारे अपने बॉर्डर्स पर कारों को रोकना, उनकी चेकिंग करना शुरू कर दिया। इसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला था क्योंकि यहाँ पे एक भी मोसाद का एजेंट मौजूद था नहीं जिसने असैसिनेशन किया, और ये AI का असैसिनेशन था। कई बार पहले रिपोर्ट में ये आया कि ये कोई गन फाइट हुई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे गोलियाँ चलाई गई दोनों तरफ से, लेकिन सामने तो कोई था ही नहीं गोली चलाने वाला। बाद में ये क्लियर किया गया कि ये एक रिमोट कंट्रोल्ड असैसिनेशन था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये एक्ट ऑफ स्टेट टेरर है और इजराइल को यहाँ पे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने रिवेंज का ऐलान किया था। दिसंबर 2020 में कई सारी ऐसी जो सस्पेक्ट थे, कई सारे ऐसे, उनको अरेस्ट किया गया ईरान के अंदर। उसमें 2022 में तो 14 ऐसे सस्पेक्ट थे जिन पर चार्जेस भी फ्रेम किए गए, और उसके बाद 2024 में आप देखिए कि पिछले साल 3 ऐसे लोग हैं जिनको इस पूरे फखरीज़ादे के असैसिनेशन के अंदर, इस पूरे केस के अंदर, इदरिस अली, आज़ाद शोज़ई और रसूल अहमद रसूल, इन तीनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, डेथ सेंटेंस दी गई। यहाँ 2021 जून में आपको बता दें, मोसाड के चीफ योसी कोहेन ने, क्योंकि तब तक पूरी दुनिया के सामने मोसाड ने या इजराइल ने ये कबूल नहीं किया था कि ये हमारा काम है, लेकिन फाइनली जून 2021 में योसी कोहेन ने, खुद इजराइल की मोसाड के चीफ ने, इजरायली टीवी इंटरव्यू में एक तरह से एक हिंट दिया था, इनडायरेक्टली कंफर्म किया था कि हाँ, इसके पीछे मोसाड था।
और ये क्लोजेस्ट पब्लिक एक्नॉलेजमेंट था इस पूरे असैसिनेशन का। फ़खरीज़ादे की मौत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक तो थी ही, वो बहुत बुरी तरह से डाउन गया, फेल हुआ। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सामने आता है कि रिप्लेसमेंट जो था फ़खरीज़ादे का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस जैसा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ईरान के पास आज तक नहीं हुआ था कभी भी। ख़ासकर इसके बाद ईरान ने अपने तमाम सारे जो चीज़ें थी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की उसको चेंज किया। उन्होंने ईरान ने इसके रिस्पॉन्स में इस असैसिनेशन के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो था उसको एक्सेलरेट किया अपना। IAEA के जो उस पर इंस्पेक्शन लगते थे वो ब्लॉक कर दिए। ये सारी चीज़ें चली। फ़खरीज़ादे को आज भी ईरान के अंदर शहीद का दर्जा दिया गया है, उसके नाम पर स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। लेकिन इज़राइल के लिए ये जो था वो एक बहुत बड़ा मेजर इंटेलिजेंस अचीवमेंट था। आपको बता दें कि असैसिनेशन जो ये हुआ फ़खरीज़ादे का, ये मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने AI से किसी का असैसिनेशन नहीं किया था। एक AI टारगेटेड किलिंग, AI पावर टारगेटेड किलिंग कभी नहीं हुई थी। और एक बार फिर आपको बताएंगे कि स्टीफन हॉकिंग ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा था अपने एक इंटरव्यू के दौरान कि मिलिट्री के अंदर बैन कर देना चाहिए AI का। मिलिट्री के अंदर अगर कभी भी AI आ गया या इस तरह की चीज़ें आ गई तो ये ऐसे ही सामने चीज़ें लाएगा, ऐसे ही रिजल्ट सामने लाएगा, ऐसे केसेस और सामने आते रहेंगे। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। इस पूरे AI पावर्ड असैसिनेशन के ऊपर आपकी क्या क्या राय है वो बताइएगा। इस तरह के क्या और भी केसेस हुए हैं तो वो बताइएगा, जिससे कि उनको भी कवर करेंगे, आपके लिए लाएंगे ऐसे डिटेल केसेस। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।